हेलो, नमस्कार। आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में संघर्ष की। यह संघर्ष जो है 1530 से 1540 के बीच के समय काल के अंदर, और जिसका परिणाम ये होता है कि जो पहला मुगल साम्राज्य जिसकी स्थापना बाबर ने की थी, उसका अंत होता है और द्वितीय अफगान साम्राज्य शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित होता है। आइए हम इसको विस्तार से करते हैं। यानी कि हुमायूं वर्सेस शेर शाह का यह समय। अब इसमें जो प्रमुख नायक हैं इस काल के 1530 से लेकर 1540 के बीच में, वो है हुमायूं, बहादुर शाह जो गुजरात का शासक है, शेर शाह और महमूद लोदी। इनमें जो महमूद लोदी है, ये इब्राहिम लोदी का भाई है और इसको अफगान जो है अपना नेता मानते हैं। शेरशाह जो है अभी एक उभरता हुआ शासक है, हम इसका परिचय लेंगे अभी। और बहादुर शाह जो है, ये गुजरात को आधार बनाकर अब ये अपना साम्राज्य का विस्तार चाहता है। हुमायूं जो है, बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु है। इसकी माता का नाम महिमा बेगम और जन्म इसका है 6 मार्च 1508 को काबुल के अंदर। यानी 22 साल का ये नौजवान गद्दी पर बैठता है। अब जिसकी शुरुआती समस्याएं जिसको आती हैं, वो ये है कि बाबर ने जो भारत के अंदर विजय प्राप्त की थी, उसके अंदर वो साम्राज्य को प्रशासित नहीं कर पाया था, व्यवस्था नहीं दे पाया था। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर जो है भारत में रहता है, शासन करता है, विजय प्राप्त करता है, लेकिन उसके पास समय नहीं बचता है कि वो प्रशासन को व्यवस्थित कर पाए। कुछ कोशिशें हैं उसकी, पर लेकिन अभी उसके पास समय नहीं है। दूसरी क्या पोजीशन है कि जो वित्तीय स्थिति है वो हुमायूं की बिगड़ी हुई है। कारण क्या है? बाबर जो कुछ भी पैसा इकट्ठा करता था, वो पैसा सारा जो है अपने जो सहयोगी है उनमें बांट देता था। उसका कलंदरी स्वभाव था। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसके पास पैसे का अभाव है, और उसने क्या किया है कब, और हुमायूं जब गद्दी पर बैठा उसने अपना साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया। ये चंगेज तैमूरी परंपरा थी। उसके अनुसार जो है, राजा की मृत्यु के बाद उसका जो शासन है, उसके जो पुरुष वंशज हैं उनमें बांट दिया जाता था, यानी पुत्रों में बांट दिया जाता था। तो काबुल और जो कंधार का इलाका है वो तो कामरान को दिया गया, और जो अस्करी है उसको संभल का इलाका दिया गया, जो हिंदल है उसको अलवर और मेवात का इलाका दिया गया। तो साम्राज्य को बांट दिया। पहले पोजीशन, जो वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, प्रशासन व्यवस्थित नहीं है, और साम्राज्य को आगे बांट दिया गया। इससे जो हुमायूं है और कमजोर हो गया। अब ये जो समय था, ये नई शक्तियों के उदय का समय था। कारण ये था कि पानीपत के युद्ध में और उसके बाद जो कनवा का युद्ध है, उसमें जो बाबर है उसने भारत के अंदर जो शक्तियों का संतुलन था उसको बिगाड़ दिया था, उसको खत्म कर दिया था, और खुद एक शक्ति के रूप में उभर आया था। और 1530 के अंदर बाबर की भी मृत्यु हो गई। अब क्या हो गया? कोई और बड़ा राज्य नहीं रहा, और जो बाबर है उसकी भी मृत्यु हो गई। तो परिणाम क्या हुआ? शक्ति की शून्यता पैदा हो गई। अब शक्तियों की जब शून्यता पैदा हुई तो नई शक्तियां उभरनी शुरू हुई, जिसमें गुजरात के अंदर बहादुर शाह जो है, वो अब मालवा के ऊपर जो अधिकार करके वो राजस्थान के इलाकों में बढ़ना चाह रहा है। और इधर बंगाल के अंदर जो है, जो महमूद शाह है, उसका शासन जो है वो अब बिहार की ओर बढ़ना चाह रहा है। और ऐसे समय के अंदर जो शक्ति शून्यता की स्थिति बनी है बिहार के अंदर, उसका फायदा जो है वो शेर शाह उठाता है। अब जो कुलीन है या जो उमरा वर्ग है जो बाबर के साथ थे, वो हुमायूं को पसंद नहीं करती है बादशाह के रूप में। वो बाबर के दामाद ख्वाजा मेहंदी को बादशाह बनाना चाहते थे। तो यानी कि जो हुमायूं है उसके पास समस्याएं ही समस्याएं हैं। अब ये उन समस्याओं से कैसे निकलता है, उनसे कैसे फंसता है, हम इसको बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं शेरशाह सूरी का परिचय देखते हैं। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद है। शेरशाह तो इसका नाम 1540 में जब ये शासक बनता है तब ये उपाधि लेता है ये। और इसका जन्म जो है के बारे में इतिहासकारों में एक मत नहीं है, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार है 1486 को इसका जन्म मानते हैं। जो जन्म का स्थान है हिसार, फिरोजा या नारनौल। इनके पिता हसन खां जो जौनपुर के जागीरदार थे,
और दादा का नाम इब्राहिम सूर। अब जौनपुर जो है उस दिनों जो शर्की राज्य है, शर्की का मतलब पूर्वी राज्य है, उसकी राजधानी है। ये उन दिनों संस्कृति का केंद्र भी है। अब जो फरीद है वो अपने पिता के साथ जो है जौनपुर में है। जो हसन खां को जो है जौनपुर के शासक बहुत पसंद करते थे, इसलिए उसको जो है सहसराम की जगीर की देखभाल के लिए भेज देते हैं। तो फरीद भी जो है अपने परिवार के साथ जो है वहां पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जो फरीद की सौतेली माता है उसके साथ उसकी बनती नहीं है, तो फरीद जो है सहसराम को छोड़कर वापस जौनपुर आ जाता है। अब जौनपुर में आके जो है शेरशाह शिक्षा के ऊपर ध्यान देता है। यहाँ पर वो अरबी फारसी भाषा सीखता है, सिकंदरनामा, बोस्ता, गुलिस्ता ग्रंथ पढ़ता है। वो अपने ज्ञान की वजह से जो है वहां पे प्रसिद्ध होने लगता है। अब 1518 के अंदर जो है वो दौलत खान लोधी की सेना में भी शामिल हो जाता है। 1523 के अंदर हसन खां की मृत्यु हो जाती है और सहसराम की जगीर जो है उसको उत्तराधिकार में मिलती है। लेकिन उसकी माता जो है वो उससे उस जगीर से जो है अपने और बच्चों के लिए भी उसमें से हिस्सा मांगती है। तो फरीद जो है सहसराम को छोड़ के जो है वो बिहार चला जाता है। अब बिहार का जो शासक है बहार खां, ये उसके बेटे का संरक्षक और शिक्षक बन जाता है। अब यहीं पर जो है उसने एक शेर को मारा, तो बहार खां ने फरीद को जो है शेर खान की उपाधि दी। तो पहली बार जो है वो शेर खान के नाम से प्रसिद्ध होना शुरू होता है। अब जो बिहार का शासक है मोहम्मद शाह, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो नाबालिग बेटा है उसको गद्दी दी जाती है। अब दूदू बेगम जो है उसकी माता उसकी संरक्षक बनती है और वो शेर शाह के हाथ में प्रशासन की कमान दे देती है। तो दूदू बेगम जो है शेर खान के ऊपर बहुत विश्वास करती थी और शेर खान जो है अपने जो प्रशासन है उसको बड़े अच्छे ढंग से निभाता है। अब यहां पर क्या होता है, 1529 ईस्वी के अंदर राजनीति में परिवर्तन आता है। परिवर्तन ये आता है कि जो इब्राहिम लोधी का भाई है, राणा सांगा के साथ वहां है वो, उसके बाद वो गुजरात चला जाता है। उसके बाद वो जौनपुर आता है। जब वो जौनपुर आता है तो जौनपुर के जो अफगान सरदार हैं और बिहार के जो अफगान सरदार हैं वो महमूद लोधी को अपना सरदार, अपना नेता नियुक्त करते हैं और उसको दिल्ली सल्तनत का जो है उत्तराधिकारी मान बनाते हैं। अब महमूद लोधी जो है अब मोर्चा बनाता है बाबर के खिलाफ। अब इस मोर्चे में वो शेर खान को भी शामिल करना चाहता है। अब शेर खान जो है बाबर की शक्ति को जानता था और जो महमूद लोधी है वो शेर खान को बिहार में अफगानों का नेता स्वीकार करता है। जो शेर खान है वो यहाँ पर एक नीति अपनाता है। अब उसके पास समस्या ये थी कि वो महमूद लोधी का विरोध नहीं कर सकता था और बाबर के साथ युद्ध नहीं कर सकता था। लेकिन वो क्या करता है, महमूद लोधी की सेना में शामिल होता है लेकिन नेतृत्व नहीं लेता है, उसका नेता नहीं बनता है। आगरा का युद्ध जो है वो अनिर्णायक युद्ध रहता है। बाबर यहां से वापिस चला जाता है। शेर खान है वो मुगलों के साथ अपने मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता है। अब शेर खान जो है अपना शक्ति को और बढ़ाता है। अब वो धनी विधवाओं से विवाह करता है। अब आप देखो 1530 के अंदर जो है जो चुनार के किले का शासक है ताज खान, उसकी विधवा है लाड मलिका, वो उससे विवाह करता है। अब आप देखो उससे इसको चुनार का किला तो प्राप्त हो ही रहा है, अब वो चुनार के किले का कमांडर बनता है। साथ ही साथ जो है उसको 150 बहुमूल्य रत्न, 7 मन मोती और 150 मन सोना प्राप्त होता है। इसी प्रकार गाजीपुर का नासिर खान लोहानी है, उसकी विधवा गौर हुसैन से वो शादी करता है और यहां से उसको 30 मन सोना प्राप्त होता है। मियां मोहम्मद पहाड़का की विधवा फतेह मलिका से उसकी शादी होती है, वहां से भी उसको 30 मन जो है सोना प्राप्त होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो शेर खां है वो लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। अब वो एक साधारण व्यक्ति से जो है वो अब शासक बनने की ओर, एक अमीर व्यक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। 1530 के अंदर जो है बाबर की मृत्यु है और 1530 के अंदर जो है हुमायूं का गद्दी संभालना है। हुमायूं गद्दी संभालने के बाद सबसे पहले जो है वो कलिंजर अभियान शुरू करता है। होता क्या कि अफगानों और राजपूतों का यहाँ पर सहयोग है और कलिंजर का जो किला है एक महत्वपूर्ण किला है। अब वो सहयोग को तोड़ना चाहता है और कलिंजर पर अपना अधिकार करना चाहता है। तो उसका ये अभियान जो है 1531 ईस्वी का उसका ये अभियान है। अभी ये अभियान उसने किया हुआ है, कलिंजर के किले को उसने घेरा हुआ है, लेकिन अभी कलिंजर को किले को जीत नहीं पा रहा है। तो दूसरी तरफ क्या होता है, महमूद लोधी जो घाघरा के युद्ध में हार गया था, बिहार से वापिस
जौनपुर आ जाता है, जौनपुर पर अधिकार कर लेता है। अब जौनपुर के अंदर जो उस समय जो मुगल प्रशासक है जुनेद बावला, ये उसको भगा देता है। जुनेद बावला जो है वहां से भागकर जो है आगरा आ जाता है। अब जो हुमायूं है वो कालिंजर के जो घेरा है उसको छोड़ दे के वापिस आगरा आ जाता है, और आगरा से अपनी सेना लेकर जो है वो जौनपुर की ओर बढ़ता है। और वहां रास्ते में गोमती नदी के किनारे दोरहा के स्थान पर मोहम्मद लोधी के साथ उसका युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद लोधी की हार होती है और वो यहां से भागकर उड़ीसा की तरफ चला जाता है, और इसके बाद वो इतिहास में दिखाई नहीं देता है। तो महमूद लोधी जो है कि जो समस्या से हुमायूं जो है निपट लेता है। महमूद लोधी को हराने के बाद हुमायूं बड़ा खुश होता है। वो आगरा में जाकर दरबार लगाता है और वहां पर जाकर उत्सव मनाता है। और इसी साल जो है शेर शाह का और हुमायूं का पहली बार सामना होता है। जो हुमायूं है वो चुनाव अभियान शुरू करता है 1532 ईस्वी के अंदर। वो 4 महीने तक जो है किले को घेरे रखता है। अब शेर खान को पता है कि वो मुगलों की सेना का सामना नहीं कर सकता। ये शेर खान जो है, जो मुगल सेनापति है हिंद बेग, उससे संधि की वार्ता करता है और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और 3 मन सोना जो है वो मुगलों को देता है, और अपना बेटा कुतुब खां जो है वो मुगलों की सेना सेवा भेजता है। 500 सवार की सेना लेकर जो है कुतुब खां मुगलों की सेवा में रहता है। अब उधर जो बहादुर शाह जो है गुजरात का शासक, उसने चित्तौड़ को घेर लिया। अब जो मेवाड़ की महारानी है, जो राणा सांगा की विधवा थी कर्णावती, उसने हुमायूं को राखी भेजी सहायता के लिए। अब जो हुमायूं है वो दबाव बनाने के लिए आगरा से ग्वालियर आ गया। तो बहादुर शाह के ऊपर यह दबाव आ गया, तो बहादुर शाह जो है वो चित्तौड़ को छोड़कर वापिस चला गया। अब हुमायूं ने अपना समय दिल्ली के निकट एक नया शहर बसाने में लगाया, दीन पनाह यह शहर। और 1.5 साल जो है उसने यहां बिताया, और यहाँ पे वो उत्सव कर रहा है, समारोह कर रहे हैं। ये हुमायूं की एक चरित्रिक उसकी एक कमी थी कि वो आराम पसंद करता था, और वो दावतें करना, उत्सव मनाना पसंद करता था। लेकिन इसी दौरान जो है बहादुर शाह और शेर शाह ने खुद को मजबूत कर लिया। अब जो बहादुर शाह है उसने दक्षिण के अंदर मालवा, खानदेश, बरार और रायसेन को जीत लिया। और रायसेन को जीतने के बाद उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अब यह मानचित्र में आप देखें, गुजरात का जो इलाका है, अहमदाबाद को राजधानी बना के जो शासन चल रहा है, तो ये इधर खानदेश, इधर बरार, इधर रायसेन को जीत लेता है, और इधर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब चित्तौड़ के ऊपर जब आक्रमण करता है तो हुमायूं जो है आगरा से अपनी सेना लेकर चलता है। लेकिन इसी दौरान जो है जो बहादुर शाह है, तातार खां जो है इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई, उसको सेना लेकर भेजता है। हुमायूं उसकी सेना को हरा देता है। अब यहां पर मंदसौर के स्थान पर 1535 में दोनों की सेनाओं का आमना सामना होता है। यहां पर जो बहादुर शाह है वो तुलगमा पद्धति के अनुसार यहां पे व्यू रचना करता है, जैसी बाबर ने पानीपत के युद्ध में की थी। अब ये वाली युद्ध पद्धति का हुमायूं को पता चल जाता है। ये जो पद्धति है ये डिफेंसिव है, रक्षक है। इसमें दूसरे को उसके ऊपर आक्रमण करना होता है। तो हुमायूं को इसका पता लग जाता है। हुमायूं आक्रमण करने की बजाय जो बहादुर शाह की सेना है उसकी रसद यानी उस पर भोजन आपूर्ति रोक देता है। अब कुछ समय के उसकी सेना परेशान हो जाती है। बहादुर शाह मोर्चे को छोड़कर भाग जाता है। भागकर जो है वो मांडू आ जाता है। यहाँ पर मांडू आ जाता है। हुमायूं भी पीछे से आ जाता है। मांडू से भागकर वो चंपानेर आ जाता है। चंपानेर के किले के ऊपर भी हुमायूं का कब्जा हो जाता है, यहाँ से उसको खजाना मिलता है। चंपानेर से भागकर जो है जो बहादुर शाह है वो अहमदाबाद जाता है। हुमायूं भी अहमदाबाद पहुंच जाता है। अब इसके बाद जो है हुमायूं जो बहादुर शाह है वो इधर काठियावाड़ की ओर भाग जाता है, ये रेगिस्तानी इलाका। तो हुमायूं उसके पीछे नहीं जाता है। वो क्या करता है, अहमदाबाद के अंदर जो है अपने भाई अस्करी को यहाँ का प्रशासक बना देता है और खुद मांडू आ जाता है। अब मांडू में उन दिनों जो मौसम बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो है हुमायूं आराम करने लग जाता है। अब पीछे से क्या हो रहा है, पीछे से जो अहमदाबाद के अंदर जो अफगान सरदार हैं और जनता है उन्होंने अ, अस्करी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब अस्करी यहां से भागकर चंपानेर आता है। जब वो चंपानेर आता है तो चंपानेर का किला उसको बंद मिलता है। अब चंपानेर का किला बंद होने की वजह से वो जो है
वापिस आगरा की ओर भाग पड़ता है। अब हुमायूं यहाँ मांडू में है, उसको ये पता लग रहा है कि अस्करी आगरा की ओर जा रहा है। तो ये इस डर से कि कहीं अस्करी आगरा जाके अपने आप को बादशाह घोषित ना कर दे, वो भी पीछे से भाग पड़ता है। अब ये देखो क्या समस्या हुई। एक जीता जिताया प्रदेश, गुजरात और मालवा का प्रदेश जो हुमायूं ने जीता था, वो जीता जिताया प्रदेश जो है, दोनों भाइयों के आपसी अविश्वास की वजह से ये हार जाते हैं, खो देते हैं उसको। दोनों ही आगरा चले जाते हैं। होना क्या चाहिए था, दोनों मिलकर वापिस बहादुर शाह के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीता जिताया प्रदेश गुजरात और मालवा हुमायूं ने खो दिया। अब बहादुर शाह जो है उसके बाद यहाँ पे शासन रहता है 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों के साथ। यहाँ पे ध्यान रखना, 1498 ईस्वी के बाद पुर्तगाली भारतीय तटीय सीमा पर पहुंच जाते हैं और वो सूरत को आधार बनाकर जो है व्यापार कर रहे हैं। यहाँ पे वो थोड़ी राजनीतिक शक्ति भी ले रहे हैं। तो यहाँ पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। अब यहीं पर एक चीज और ध्यान किया है कि अब यूरोपीय शक्तियां भारत में आ रही हैं, तो चांदी लेकर भारत में आ रही है। तो भारत में चांदी की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, जो आने वाले समय के अंदर जो भारत की जो अर्थव्यवस्था उसको प्रभावित करेगी, जो हम अपनी अगली आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। महमूद लोदी की समस्या से मुक्त हो जाता है और बहादुर शाह की समस्या से मुक्त हो जाता है। अब उधर जो है शेर शाह मजबूत हो रहा होता है। जो बिहार जिसकी कमान शेर शाह के पास थी, शेर खान के पास, अब वो जो है बंगाल का शासक जो है महमूद शाह, वो बिहार के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो महमूद जो शेर शाह है और महमूद शाह के बीच में 1534 ईस्वी की लड़ाई होती है, जिसमें शेर शाह जीत जाता है और शेर शाह बंगाल के काफी बड़े इलाके के ऊपर कब्जा कर लेता है। महमूद शाह जो है 13 लाख सोने की दिनार देकर जो है ये समझौता करता है। अब शेर शाह मजबूत होगा, बंगाल और बिहार उसके कब्जे में है, धनी है वो। अब वो कन्नौज के ऊपर दबाव बनाता है। जब शेरशाह कन्नौज के ऊपर दबाव बना रहा है, बिहार और बंगाल को जीत के ऊपर उसका दबदबा है, तो अब जो हुमायूं है वो शेरशाह के दबाव को कम करने के लिए चुनार का घेरा डाले 1537 ईस्वी के अंदर। यानी कि अब हुमायूं और शेरशाह का मुकाबला शुरू होता है 1537 ईस्वी में। अब जब चुनार का घेरा डालता है तो शेर खां यहाँ पे एक नीति अपनाता है। वो क्या नीति अपनाता है कि चुनार के किले के अंदर जो खजाना है, क्योंकि मध्यकाल के अंदर जो किला है उसके अंदर क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा, युद्ध सामग्री मिलेगी और सेना के लिए जो है भोजन सामग्री मिलेगी। तो शेर खान ने क्या किया, जो चुनार का किला वो खाली कर दिया और जो सारा सामान है वो कहां भेज दिया उसने, रोहतास के किले में भेज दिया। 6 महीने तक हुमायूं ने उसको घेरे रखा। अब उसने वहां पे छोटी सी टुकड़ी रखी हुई है कुतुब खां के नेतृत्व में, आप भी वो वहां से चला गया। 6 महीने तक घेरे रखा। बाद में जब हुमायूं ने किले को घेरा तो कुतुब खां भी वहां से अपनी सैन्य टुकड़ी लेके भाग गया। अब हुमायूं को किला तो मिल गया लेकिन वहां पे कोई लाभ नहीं मिला। क्यों? ना खजाना है, ना वहां पे सैन्य सामग्री है, ना वहां पे भोजन है, कुछ भी नहीं मिला उसको। अब इतनी देर में क्या हुआ, जो शेर खान है उसने बंगाल के ऊपर आक्रमण करके बंगाल के अंदर जो गोड़ का इलाका है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। गोड़ का शासक महमूद है, उसने हुमायूं से सहायता मांगी। अब हुमायूं जो है अपनी सेना लेकर उसने बंगाल का अभियान शुरू किया 1538 ईस्वी में। अब जो शेर खान है वो यहाँ पे हुमायूं को बातचीत में भी उलझाता है। हुमायूं कहता है शेर खान को कि वो गौड़ का किला और रोहतास का किला और बंगाल बिहार के इलाके उसको दे दे। शेर खान ये कहता है कि वो उसका अधीनता स्वीकार करने को तैयार है और उसको 10 लाख तक के जो है वार्षिक कर भी देगा। अब ये शेर खान की चालाकी है, वो समय ले रहा है। अब उसने गौड़ के अंदर से जो अपना सामान था, जैसे उसने चुनार में किया था, वो सारा सामान उसने रोहतास के किले में पहुंचा दिया और गौड़ का किला खाली करके वहां पर उसने एक बढ़िया दर्जे की अफीम छोड़ दी। उसे पता था कि हुमायूं जो है अफीम का शौकीन है। अब उसने किला, हुमायूं का किले के ऊपर कब्जा हो गया। उसको बाकी चीजें तो वहां नहीं मिली, उसको वहां उत्तम दर्जे की अफीम प्राप्त हुई। अब उसने वहां पे वो अब दावत कर रहा है, उत्सव मना रहा है और उसने गौड़ का नाम बदल के जो है जन्नत के आधार पर जन्नताबाद रख दिया। तो अब हुमायूं को लगा कि वो जीत चुका है। इतनी देर में शेर खान ने क्या किया, इसने पीछे के जो इलाके थे बिहार के अंदर, पटना है, जौनपुर है, कन्नौज है, बिल्कुल दिल्ली तक वो पहुंच गया।
कन्नौज के इलाकों पर जो है उसने चुनार के किले के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। यानी कि जो हुमायूं का वापसी का जो रास्ता था वो उसने अपने कब्जे में ले लिया। हुमायूं को लगा कि वो जीत चुका है, लेकिन वो घिर चुका था, वो घिर चुका था। अब जो है चौसा के स्थान पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पहुंच जाती है। हुमायूं जब वापस चलता है तो चौसा के स्थान पर दोनों सेनाएं आमने सामने। अब यहां पे क्या होता है, जो शेर खां है उसको पता है कि जो मुगल हैं उनकी शक्ति क्या है, तोप खाना। ये तोप खाना जो है उनकी शक्ति है। और वो शेर खां चाहता था कि जो हुमायूं है वो तोप खाने का प्रयोग ना कर पाए, इसलिए वो बरसात का इंतजार कर रहा है। और वैसे भी जो हुमायूं की सेना है वो थकी हुई है, वो मलेरिया से पीड़ित है, बरसातें हो रही हैं वहां बंगाल के अंदर, बरसात से दुखी है। अब चौसा के स्थान पर दोनों की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी है। हुमायूं ने यहाँ पे एक और गलती की हुई है पहले से ही। उसने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया दिल्ली जाने के लिए। और जिस सेना से वो आ पा रहा है, शेर खां को उसकी जो गुप्तचर व्यवस्था थी उससे पता लग रहा था, जासूसी प्रणाली से उसको पता लग रहा था। तो शेर खां ने हुमायूं की सेना को घेरा और चौसा के स्थान पर, यह नदी गंगा नदी और कर्मनशा नदी के किनारे स्थान है चौसा का। अब 3 महीने तक जो है ये सेना एक दूसरे के सामने है। शेर खान ने उसको भूगोल का पता है, उसने अपनी सेना का जो शिविर है वो ऊंचाई पर रखा हुआ है। और जो हुमायूं को वहां की भूगोल का नहीं पता, उसका जो शिविर है वो नीचे है। अब बरसात हुई और बरसात के बाद नदी में बाढ़ आ गई, हुमायूं का जो शिविर है वो पानी से भर गया। अब उसकी जो सेना है वो शिविर को खाली करके ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। इसी समय जो शेर खान ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब उसकी सेना के अंदर भगदड़ मच गई। लोग जो है, जो सैनिक है, कई तो पानी में डूब के मर गए। वो अपने तोप खाने का प्रयोग नहीं कर पाया। हुमायूं खुद भी जो है उसको पानी में उसने छलांग लगाई और एक भिश्ती अतगा खान ने जो है उसको बचाया। अगर ये भिश्ती उसको ना बचाता तो हुमायूं की बचना मुश्किल था। अब जो है हुमायूं की दो बेगमें और बेटी भी जो है इस युद्ध में मारी गई। अब जो हुमायूं है वो वहां से सीधा आगरा आया, अतगा खां को अपने साथ ले आया, उसको उसने एक दिन के लिए बादशाह बनाया। और अतगा खान ने जो है चमड़े के सिक्के जारी किए। और दूसरी तरफ जो शेरशाह जिसने जीत प्राप्त की थी, अब उसने अपने एक नई उपाधि ली। अब वो शेर खान की जगह शेर शाह हो गया। शेर शाह सुल्तान ए आदिल, यानी दोबारा से सुल्तान की उपाधि जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ने लगी। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के डलवाने के आदेश दिए। और इसके बाद शेर शाह जो है वो दिल्ली आगरा पे कब्जा करने के लिए उसने अपनी सेना को उस तरफ ले चला। अब शेरशाह जो है वो आगरा दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। हुमायूं आगरा से जो है अब युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब आप इन भाइयों के अंदर आप कमाल देखो, कामरान जो है उन दौरान अपनी सेना को लेकर आगरा के अंदर है। अब कामरान जो है वो हुमायूं के ऊपर विश्वास नहीं करता है। जो कामरान की सेना है, कामरान उस सेना को हुमायूं के नेतृत्व में देने को तैयार नहीं है। और हुमायूं भी जो है अपनी सेना को कामरान के नेतृत्व में देने को तैयार नहीं है। कामरान जो है वो आगरा से वापस काबुल की ओर चला जाता है। अब हुमायूं अपनी सेना को संगठित करता है। उसके दोनों भाई अस्करी और हिंदल उसके साथ हैं और ये कन्नौज की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। उधर से शेर खां भी जो है कन्नौज की ओर आ जाता है। शेर खां का बेटा कुतुब खां जो है वो कन्नौज की लड़ाई में मारा जाता है। तो हुमायूं की सेना के अंदर जोश बढ़ जाता है और उसकी सेना भी बढ़ जाती है। अब दोनों सेनाएं, हुमायूं और शेर खां की सेना जो है 17 मई 1540 को बिलग्राम में मिलती है। यहां पर भी जो है जो हुमायूं है वो आक्रमण नहीं करता है और वो जो है शिविर बनाकर रहना शुरू करता है। लेकिन शेर खां जो है वही नीति अपनाता है जो उसने चौसा में अपनाई थी। और वो अचानक आक्रमण करता है और 17 मई 1540 को तो जो है वो हुमायूं को हरा देता है। और हुमायूं जो है वहां से भागकर लाहौर की ओर जाता है। शेर खान जो है वो आगरा और दिल्ली पर जाकर और कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। अब जो हुमायूं है जिसको विरासत के अंदर एक राज्य मिला था, अब उसको साम्राज्य में तब्दील कर सकता था। अपने भाइयों के साथ मिलकर जो है वो अपनी योजना को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन शेर खान अब दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। तो
तो क्या हो गया, जो बिलग्राम के युद्ध का परिणाम यह आता है कि हुमायूं यानी प्रथम जो मुगल साम्राज्य था वो खत्म हो जाता है। शेर खान जो है वो अब दिल्ली का सुल्तान बनता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, द्वितीय अफगान राज्य की शुरुआत होती है। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।